जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम देखेंगे बीपीएससी तैयारी 4 शिक्षक भर्ती के कॉमन पेपर से ऑनलाइनर रिवीजन नोट्स है, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर का है। ये नोट्स ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रमुख था। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। यह भी आरोप लगाया जाता है लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय हिंदू का प्रतिनिधित्व किया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे उपवहन समिति कहा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की एक विशिष्ट समितियाँ थी। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार है: बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णामाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 की बैठकें हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यही प्रस्ताव भारतीय संविधान का उद्देशिका या प्रस्तावना या फ्रेम्बल बना। भारत में नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है कि यह कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में सही है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया है, लेकिन 1948 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 21 में व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ
जीवित रहने तक ही नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए। मानवीय गरिमा के संदर्भ में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट का कथन है हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा है। निजता अधिक एक मूल्य अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाता है। अनुच्छेद 21 का उच्चतम न्यायालय में व्यापक परिभाषा दी है। इसके अंतर्गत प्रायः मानव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को समाप्त किया गया है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके पहले 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति और एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1946 के अंतरिम सरकार और 1947 के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 और द्वितीय राष्ट्रपति 1962 से 1967 रहे। 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। कुल सीटों की 1/3 सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके कुल संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद अनुसूची 11 को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। केंद्र और राज्य द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। SC, ST और OBC के लिए प्रत्येक स्तरों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को भी हर स्तर पर कम से कम 1/3 भाग आरक्षण दिया गया है। सभी वर्गों को मिलाकर महिलाओं के, यानी कि किसी भी जाति धर्म की महिला हो उसको आरक्षण है। ये नहीं कि SC के लिए अलग आरक्षण है, वो जनरल के लिए अलग, OBC के लिए अलग, ऐसा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 5 वर्षों पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। स्थानीय निकायों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेश किया गया है जिस पर पंचायती राज द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहाँ स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। कई अन्य राज्य ने भी उसके बाद किया है, जैसे मध्य प्रदेश।
नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में हो गई है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे लागू करने के लिए भारत सरकार राजपत्र अधिसूचित करेगी। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन बहुत ही सशक्त थी। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख प्रतिपादक थे। इसके प्रखर विरोधी भीमराव अम्बेडकर थे। इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी व जातिवाद सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्री नारायण अग्रवाल ने किया। पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 40 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। पंचायती राज जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 या 243 ओ के अंतर्गत भाग 9 में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा वर्ष 1996 में लागू किया गया है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री एस.के. डे थे। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में 102वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ईस्वी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति देने का प्रावधान किया गया है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित 101वां संविधान संशोधन 2016 ईस्वी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ईस्वी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची के अधिसूचित करने का अधिकार को बहाल किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338 के द्वारा गठन शक्ति और अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338(1) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार
लिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे। उनके सलाह से कार्य करेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं जबकि शासन का प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में देश में औपचारिक प्रधान और देश के शासन के प्रधान दोनों एक ही शक्ति होते हैं। राष्ट्रपति दल बदल विरोधी कानून पार्टियों को दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित सुझाव देता है। राजनीतिक पार्टियों या नेताओं को अपने लाभ के लिए विलय या अन्य पार्टी में शामिल होना एक सामान्य प्रचलन जैसी प्रवृत्ति रही है। इससे सरकार की स्थिरता और विकास की गति की तीव्रता को हमेशा प्रभावित किया है। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 भागों न्यूनतम के अलग होने पर भी इस वैधानिक वैधता प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा दल बदल कानून को कठोर बनाया गया है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय संपत्ति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में की गई थी। लोक सेवा समिति में वर्तमान में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। इस समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। यह समिति सरकार की वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है।